हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एडुटेरिया प्रकाशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 13 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एडुटेरिया प्रकाशन में काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और यहाँ पे हम लोग सारे प्रश्न का डिस्कशन भी कर रहे हैं, जिससे आपको कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और उनको याद करने का कोशिश करना है। यहाँ पे सारे प्रश्न का डिस्कशन भी किया जाएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा फैदोमीटर। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है और ये ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित होता है, यानी कि तरंग पे आधारित होता है। उसी के आधार पर ये समुद्र की गहराई को माप पाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम विधि के द्वारा। यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है और इससे ये पता किया जाता है कि इनकी कोई भी पृथ्वी का जो सामान जैसे चट्टान, पत्थर, ये सभी कितना पुराना है, ये यूरेनियम विधि द्वारा निकाला जाता है। इसको यूरेनियम डेटिंग विधि भी कहा जाता है, याद रखना इसको। कार्बन डेटिंग विधि यहाँ जो दिया गया है, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है, ये आपको याद रखना है। आरच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरच फैक्टर भी बोला जाता है इसको। ये किस जंतु में देखा गया था? इसका सही आंसर होगा बंदर। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, ये आपको आंसर करना है और आपको काउंट करना है कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको अवश्य देना है कि आपने कितना आंसर सही किया इसमें से। अगला प्रश्न है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है, ये बताना। मिलेराइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा निकेल का। निकेल का ही अयस्क है मिलेराइट, ये आपको याद रखना है। मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन होता है? मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कार्नेलाइट होता है, ये सभी मैग्नीशियम का होता है। कैडमियम का क्या होता है? कैडमियम का ग्रीनोकाइट होता है। मैग्नीज का पायरोलोसाइट और मैग्नेटाइट होता है, यह सभी आपको याद रखना है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 31। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ियां यानी कि 31 जोड़ी की तंत्रिका निकलती हैं, ये आपको याद रखनी है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, ये बताना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु, यहीं पे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुबंधित और दूसरा होता है अबंधित और अनुबंधित, ये आपको याद रखना है। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तापक्रम के बारे में यहाँ पे सही कथन को चुनना है कि कौन सा सही है। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गलत है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सही है। तापमान हमेशा शरीर का सेम होता है, कि हर एक मौसम में तापमान सेम होता है, मौसम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी? इसका सही आंसर होगा सामान्य से बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन का मात्रा रक्त में घट जाएगा तो श्वास की जो गति है वो ज़्यादा हो जाएगी।
लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? लंबाई का न्यूनतम इकाई कौन सा इसमें से? इसका आंसर होगा फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। एक फर्मी मीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। नैनोमीटर में 10 पे पावर माइनस 9 होता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक इसमें से कौन है, ये बताना है। सॉरी, यहाँ के बाद 9 के बाद यहाँ पे 10 आएगा। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, ये बताना है यहाँ पे। सही आंसर होगा हृदय। हृदय बिल्कुल सही आंसर होगा, ये हमेशा 24 घंटे काम करते रहता है। निम्न में से किसका विमीय सूत्र mL1T⁻⁻1 के बराबर होता है? किसका ये विमीय सूत्र है? इसका सही आंसर होगा चाल। ये चाल का विमीय सूत्र होता है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु कहाँ से कहाँ जाता है, किधर से किधर की ओर जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले नसा मार्ग में जाता है, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रैकियोलस। ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। कौन सा तरंग है जो कि निर्वात में गमन कर सकता है? इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन हो सकता है इसका। इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा, ये बताना है। सही आंसर होगा बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघलाकर हम दोबारा फिर से उसको बर्फ बना सकते हैं, इसीलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा पौधे की जड़ से जल का इसके पुनर्समूह की ओर बढ़ना। पौधे में जो पानी का प्रवाह होता है जड़ से पत्तियों तक, तो इसमें सिर्फ केशिकत्व ही भूमिका नहीं निभाता है, इसमें और भी कई सारे उत्तक होते हैं, जाइलम होते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा गैस। गैस एक तत्व नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? किस दाब पे? इसका सही आंसर होगा उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, इसे उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये बताना है। इसका आंसर होगा यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन होता है? इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन जानते होंगे। लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। लाइकेन किससे बनता है? लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है, ये आपको याद रखना है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम के किस यौगिक से दंत लवक बनता है? दांत का जो लवक होता है वो किससे बनता है? आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से दांत का निर्माण होता है, जिसको कि इनामेल कहा जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण से ठंडा कैसे होता है, यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। द्रव के जो कण होते हैं वो ऊर्जा को यानी कि
हीट एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे शीतलता पैदा होती है। किसी वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाजकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। किस वैज्ञानिक ने द्रव्य की विभाजकता का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा MgCl2। MgCl2 इसका बिल्कुल सही सूत्र होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये आपको बताना है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एडिसन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ये सभी आपको याद करना है। और वोल्टा ने विद्युत धारा का आविष्कार किया था, ये सभी आपको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। भारत का तीसरा स्थान है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उदयपुर को पूर्व से झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। उदयपुर में कई सारे झील भी है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को चुना गया है। अगला प्रश्न 29। अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा किसको मिला है? सही आंसर होगा राइटर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा 2023 में मिला है, ये आपको याद रखना है। और ये 16वां ऐसा कंपनी है जिसको कि नवरत्न का दर्जा मिला है। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा बॉक्सिंग। श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग से है, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। 2022 में टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, इसमें से बॉक्सिंग ये भी थे, अमित श्री भी थे, ये आपको याद रखना है। किस IIT के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित हृदय, मानव के द्वारा बनाया गया हृदय, ये किस IIT के वैज्ञानिक ने किया है? इसका सही आंसर होगा IIT कानपुर। IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। अगला प्रश्न है, IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? इसका सही आंसर होगा 5.9%। 5.9%, ये आपको याद रखना है। अलग अलग संस्थान ने GDP के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और IMF ने कितना दिया? IMF ने GDP का वृद्धि 5.9% दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 6.7 दिया है, ये सभी आपको याद रखना है। विश्व बैंक ने 6.3 दिया है। विश्व बैंक ने लक्ष्य कितना दिया है? 6.3 अनुमानित दर दिया है। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? इसका सही आंसर होगा
क्या होगा सही आंसर होगा 13 जनवरी 2023। 13 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक जो आपदा होते हैं या फिर जो मानवीय संकट से प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करना ये इसका लक्ष्य है। आरोग्य मैत्री योजना का लक्ष्य है, ये याद रखना है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा मनोज यादव। मनोज यादव आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? किस राज्य के द्वारा किया गया है? एक पंचायत एक खेल मैदान काफी अच्छा योजना है। इसका शुरुआत केरल में हुआ है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 8 जून। 8 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखना आपको। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। 26 जून को क्या मनाया जाता है? 26 जून को विश्व ड्रग्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? इसका सही आंसर होगा द फैबलमैन्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाजन के सही मिलान करें। अंतरिम सरकार 1946 के में गठित हुआ था। इसके मंत्री और उसके विभाग इनकी चुनना है कि कौन सा मंत्री किस विभाग में था, ये चुनना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये गृह विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य कृषि विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के थे और लियाकत अली खान वित्त विभाग के मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है। अनुच्छेद 368 और संविधान के भाग 20 भाग अगर पूछा जाए तो 20 लगाना है। अनुच्छेद 368 इसके तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितना माह के भीतर भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने चाहिए? कोई भी अगर बिल पेश हुआ है तो कितना दिन के अंदर अनुमोदित, यानी कि कितना दिन के अंदर उसमें एग्रीमेंट हो जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 1 माह। 1 माह के अंदर इसमें अनुमोदित हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री तो होता है, महान्यायवादी भी होता है, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जबकि कैबिनेट सचिव का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। कैबिनेट सचिव का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। कैबिनेट सचिव का नियुक्ति
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया, ये देखना है कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ये सही है। ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस विषय पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा भूमि सुधार पर। यह भूमि सुधार से संबंधित था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जो कि भूमि सुधार पर आधारित था और इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा भूमि से संबंधित कानून भी बनाया गया था। संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? राज्य सूची से इसको संवर्ती सूची में डाला गया। कब डाला गया? सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा चालित होता है? वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, इसी के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा एस चंद्रशेखर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने ही ब्लैक होल की अवधारणा, जिसको कि कृष्ण बीवर भी कहा जाता है, इस अवधारणा को स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न, यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? पेरेनीज पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप में है, किन 2 देश को अलग करती है? सही आंसर होगा स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच पेरेनीज पर्वत श्रृंखला। स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत है? तो पेरेनीज पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी यानी कि देसी तकनीक से बनाया हुआ पहला परमाणु विद्युत केंद्र। पहला स्वदेशी प्रयास यानी कि खुद अपने देश से प्रयास से बनाया गया कौन सा है? पहला परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? सही आंसर होगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र याद रखना आपको। ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये कलपक्कम कांचीपुरम जिले में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। यहाँ दर्रों का नाम दिया गया, पश्चिम से पूर्व की साइड में जाना है और नाम बताना है कि सबसे पश्चिम में कौन है, उसके बाद पूर्व में कौन है। सी आंसर होगा सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में है सिपकिला दर्रा। उसके बाद कौन सा है? सिपकिला दर्रा सबसे पश्चिम में। उसके बाद लिपू लेक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ये बॉमडिला, ये तीसरे पे आएगा। नथुला ये चौथे पे आएगा। नथुला सिक्किम में है।
एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर है। ये चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। एन्नौर बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है और 2001 से इसको शुरू किया गया था। 2001 से एन्नौर बंदरगाह को शुरू किया गया था। यहाँ पे मिलान करना है वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र। वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र यहाँ पे मिलान करना है। मकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिम्बस भी एक प्रकार का वनस्पति है। ये दक्षिण अफ्रीका की वनस्पति है। चैपरेल किस कहाँ का है? चैपरेल कैलिफोर्निया में होता है। और मैटोरेल वनस्पति ये चिली का वनस्पति है। मैटोरेल जो वनस्पति चिली का वनस्पति है। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एजी टेंसले के द्वारा यह शब्द दिया गया था पारिस्थितिकी। ये आपको याद रखना है। ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं 58। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था? ये बताना है। कब लागू किया गया था मौसम आधारित फसल बीमा योजना? इसका सही आंसर होगा, ये सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया था। कर्नाटक में 2007 में लागू हुआ था। कर्नाटक में कब लागू हुआ था? 2007 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। याद रखना है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी, याद रखना है। और 1985 में इसका नाम बदल दिया गया और कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति कैसा नीति है? मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होता है। राजकोषीय नीति का पूरक होता है, ये आपको याद रखना है। मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है इसकी आपूर्ति करता है मौद्रिक नीति के तहत, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? इनमें से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखा का अभाव, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कथन कौन सा सही है? मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा सही है? मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? जब पैसे का वैल्यू खत्म हो जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी छोटा सामान लेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी को मुद्रास्फीति समझा जाता है। यहाँ पे कौन सा सही होगा मुद्रास्फीति के बारे में? ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। मुद्रा गुणक कैसे निकाला जा सकता है? मुद्रा गुणक कैसे निकलता है? तो बृहद मुद्रा बाय आरक्षित मुद्रा, बृहद मुद्रा बाय आरक्षित मुद्रा, ये मुद्रा गुणक कहलाता है। बृहद मुद्रा बाय आरक्षित मुद्रा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, ये बताना है। सही आंसर होगा पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से
2012 तक चला था, 2012 तक चला था, ये आपको याद रखना है। 65 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर होगा श्रीमती कुसुम देवी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा बटलर समिति। बटलर समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में बटलर समिति का गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1929 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 27 में गठन हुआ था, 29 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू की गई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था को सबसे अधिक क्षेत्र में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही अवस्थित है? विद्रोह के कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पे सही आंसर को आपको मिलान करना है। सबसे पहले कौन हुआ था? सन्यासी विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, ये पावना विद्रोह, ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच चला था। नील विद्रोह 1859 से 1860। पावना विद्रोह उसके बाद चला था। पावना विद्रोह कब चला था? 1873 से 76 के बीच चला था, ये आपको याद रखना है। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नील विद्रोह के तिरुत सिंह थे, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? सही आंसर होगा J.A. हिक्की। J.A. हिक्की पूरा नाम है जेम्स ए हिक्की, याद रखना आपको। अरुणडेल कमेटी निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुणडेल कमेटी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुणडेल कमेटी, इसका आंसर क्या होगा? अरुणडेल कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने का सिफारिश किया था। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, इन्होंने इसको फिर से संगठित यानी कि संयुक्त करने का सिफारिश किया था। किसने किया था? अरुणडेल कमेटी ने। ये एक 4 सदस्यीय कमेटी था, याद रखना है। निम्नलिखित संस्थाओं को उसके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है। निम्नलिखित संस्था को उसके स्थापना के आधार पर सजाना है कि किसका स्थापना कब हुआ था, कब वो, यही बताना है। क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर होगा पहले किसका स्थापना हुआ था? इसमें से बम्बई एसोसिएशन का स्थापना सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1852 में हुआ था। उसके बाद हुआ था इंडियन लीग का। इंडियन लीग का कब हुआ था? इंडियन लीग का स्थापना 1875 में हुआ था। इंडियन लीग का 1875 में हुआ था, यानी कि सबसे पहले होगा 3-1 यहाँ पे, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा हुआ था इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविता का रचना किया था? निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविता का रचना किया था? गुलरुखी नाम से किसने किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मिलान कौन सा नहीं है? कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ये बताना है। हड़प्पा तो नहीं है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये भी सही है। रोपर कहाँ पे? रोपर सतलज नदी के किनारे, ये गलत है। रोपर कहाँ पे है? रोपर सतलज नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, यानी कि तीसरा आंसर इसका होगा। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध
मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और किसके बीच? जयचंद के बीच। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 में, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने की थी? चीनी बौद्ध यात्री में से बाद में भारत का यात्रा किसने किया था? सही आंसर होगा इत्सिंग। इत्सिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे बाद में आया था इत्सिंग। ये 7 ईस्वी के बाद में आया था। 7वीं सदी के बाद आया था इत्सिंग, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारे प्रश्न सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं सबको आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे मैच हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्न को ध्यान से देखें और याद रखने का कोशिश करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।